नमस्कार। तिमाही नतीजों को लेकर हमारे खास शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। तिमाही नतीजों से कंपनी की ताकत और मैनेजमेंट की सोच के बारे में पता चलता है। निवेशकों को यह अंदाजा लग जाता है कि कंपनी किस दिशा में आगे बढ़ रही है, क्या चुनौतियां हैं और किन एरिया में कंपनी खास फोकस करके चल रही है। चौथी तिमाही में ज्यादातर कंपनियों नतीजे आ चुके हैं और अब हम कर रहे हैं विश्लेषण की नतीजों के बाद आपको किस सेक्टर की किस कंपनी में फोकस करने की जरूरत है और कहां पैसे बनेंगे और कहां से निकलने में भलाई है। पार्ट 1 में हमने आईटी, बैंकिंग, मेटल और ऑटो सेक्टर के नतीजों के बारे में आपको जानकारी दी थी और इन सेक्टर के दमदार शेयर भी हमने एक्सपर्ट से जाने थे। आज 4 और सेक्टर का हम करेंगे एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं तिमाही नतीजों का तर्कश पार्ट 2। तो तिमाही नतीजों के तर्कश पार्ट 1 में हमने 4 जो बड़े सेक्टर हैं, वेटेज के लिहाज से भी बड़े हैं, बैंकिंग, आईटी, इसके अलावा मेटल, ऑटो सेक्टर का हमने विश्लेषण किया था, बारीकी से समझा था कि उनके नतीजे आए कैसे हैं और उसके बाद अब आपको चौथी तिमाही के नतीजों के बाद कहां पर फोकस बढ़ाने की जरूरत है, ये हमने जाने थे अपने एक्सपर्ट से। मयूरेश जोशी हमारे साथ थे। आज भी मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं पार्ट 2 में भी, और 4 और सेक्टर के बारे में आपको हम गाइड करेंगे, जो कि है फार्मा, एनबीएफसी, एफएमसीजी और सीमेंट। और आज इन सेक्टर का विश्लेषण करने के लिए हमारी रिसर्च टीम भी हमारे साथ तैयार है। फार्मा के नतीजे कैसे आए हमें बताएंगे वरुण दुबे। इसके अलावा एनबीएफसी सेक्टर के नंबर्स किस तरह के रहे, गौरव से जानेंगे। स्नेही बताएंगे कि एफएमसीजी सेक्टर से कंजम्पशन को लेकर किस तरह की पिक्चर निकल के सामने आ रही है। और सीमेंट बड़ा ही क्रूशियल ये तिमाही होती है, जो तिमाही जो बीती है, नंबर्स किस तरह के आए हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया और स्पेशल थैंक यू मयूरेश जी आपका, आज फिर से हमें समय देने के लिए। एक बार फिर से आपसे रिजल्ट पर एक राय जानना चाहेंगे। आपकी उम्मीदें जो थी Q4 के रिजल्ट सीजन से, वो कितनी पूरी हुई है मयूरेश जी? क्या आप खुश हैं इन नतीजों से? तो अभिषेक जी, जैसे मैं कल भी दोहरा रहा था, आई थिंक नंबर्स इन लाइन विद एस्टिमेट्स रहे हैं। काफी सेक्टर्स जहां पे एक वीक एक्सपेक्टेशन थी कि एक वीक शो रह सकता है या म्यूटेड शो रह सकता है। आईटी क्षेत्र हुआ टू अ सर्टेन एक्सटेंट कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर्स हुए। वहां पे भी आई थिंक इवन इफ द शोइंग इज वीक, मैनेजमेंट कमेंट्रीज यही दर्शा रहे हैं कि अगले कुछ तिमाहियों तक, यानी स्पेसिफिकली नेक्स्ट 2 और 3 क्वार्टर्स, एक जो रिवाइवल देखने मिल सकता है, ये काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। और जो एक कंजम्पशन स्लोडाउन हमें देखने मिला है स्पेसिफिकली कई कारणों के वजह से, वो इरेशनल मॉनसून्स हो, गवर्नमेंट इलेक्शंस हो, लिक्विडिटी कंसर्न्स हो, ये सारे कंसर्न्स शायद आज की तारीख में एटलीस्ट एज वी स्पीक हैव बीन टेकन केयर ऑफ। और इसलिए मुझे लगता है कि आई थिंक लुकिंग एट कमेंट्रीज, जो नंबर्स आए थे मोर और लेस इन लाइन विद एस्टिमेट्स थे। जो सेक्टर्स में थोड़े म्यूटेड नंबर्स भी आए थे, उम्मीद यही है कि जो अगले तिमाही है उसमें आई थिंक भरपाई होगी और सेकंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर में शायद एक अच्छी अर्निंग्स रिकवरी आ सकती है। तो मुझे लगता है आई थिंक इन लाइन विद एस्टिमेट्स थे काफी नंबर्स, और कॉर्पोरेट अर्निंग्स की ग्रोथ की उम्मीद मैं लगाए बैठा हूँ। सेकंड हाफ में अच्छी खासी ग्रोथ कॉर्पोरेट अर्निंग्स में इंडिया के लिए आनी चाहिए। ठीक है, चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं। और कल हमने देखिए 2 मेजर सेक्टर हैं जो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट हैं। एक तो आईटी है, हमारी कंपनीज जो हैं भारत की 70 से 80% जो आय है वो यूरोप और अमेरिका से आती है। और दूसरा जो एक सेगमेंट है जो एक्सपोर्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो है फार्मा का। अब ये वाली जो तिमाही चल रही है बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि टैरिफ को लेकर अनिश्चितताएं हैं। अमेरिका में दवाओं के दाम घटने की भी खबर आई थी कि 30% से लेके 80% के आसपास तक के दाम घटेंगे। फिर क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं 59% दाम घटेंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही है फार्मा को लेकर। मार्जिन वगैरह आगे हम चर्चा करेंगे जब इस तिमाही के नतीजे आएंगे। तो लेकिन पिछली तिमाही कैसी बीती है जरा इसको समझ लेते हैं। और वरुण, आप बताइए फार्मा के नंबर्स किस तरह के रहे, कहां पर आपको लगे कि नहीं एक्साइटिंग नंबर्स आए हैं, कहां पर थोड़ी सुस्ती दिखी है, जरा बताइए। देखिए, अगर आप पूरे फार्मा सेक्टर को देखेंगे तो नतीजे काफ़ी हद तक मिले जुले थे। अब इसमें
आपको ज्योग्राफिकली देखना पड़ेगा कि कहाँ पे किस तरह का प्रदर्शन देखने मिला। आप देखिए ज़्यादातर फार्मा कंपनियां जो भारत का कारोबार था वहाँ पे आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली। सन फार्मा को आप देख लीजिए, वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो बाकी कारोबार उतना अच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन भारत का कारोबार जो है इनका भी अच्छा किया है और तमाम कंपनियां जो है उनका भारत का कारोबार अच्छा किया है। डबल डिजिट की ग्रोथ जो है वो इन कंपनियों के भारत कारोबार में देखने मिली है। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यूएस के कारोबार में है। यूएस में भी अगर आप देखेंगे तो जो रेवलीमिड का सेल्स है वो इस क्वार्टर में ज़्यादातर कंपनियों में एक अच्छा खासा प्रदर्शन, खासकर क्वार्टर आपको रेवलीमिड की जो सेल्स है वो इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि अब क्योंकि रेवलीमिड की जो एक्सक्लूसिविटी है वो जनवरी 2026 में खत्म हो जाएगी, तो लोग ये मान के चल रहे हैं कि अब यहाँ पे क्योंकि एक्सक्लूसिविटी खत्म होगी तो शायद एक दो क्वार्टर्स में, आने वाले क्वार्टर्स में आपको थोड़ा धीमापन देखने मिलेगा रेवलीमिड सेल्स में, और उसके बाद के क्वार्टर्स में एकाएक शायद आपको गिरावट देखने मिल सकती है पूरे रेवलीमिड सेल्स में, और उसका इम्पैक्ट जो है वो आपको तमाम कंपनियों के यूएस कारोबार पे देखने मिलेगा, जहां पे आपको आने वाले समय में शायद थोड़ा बहुत प्रेशर देखने मिल सकता है। वहीं यूएस कारोबार में अगर आप जेनरिक्स में भी देखेंगे तो थोड़ा बहुत पेन वहां पे देखने मिल रहा है। इनफैक्ट जेनरिक्स के जो दाम है उसमें इस क्वार्टर भी करीब 5 से 9% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने मिली है। तो यूएस सेल्स नो डाउट इस क्वार्टर में अच्छे रहे हैं, रेवलीमिड का एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिला है, लेकिन शायद आने वाली तिमाहियां जो है वो रेवलीमिड सेल्स और बाकी यूएस के सेल्स के हिसाब से ज्यादा बेहतर नहीं होने वाली है। और कौन सी कंपनी कौन सा नया ब्लॉकबस्टर ड्रग लेके आती है जो कि रेवलीमिड के सेल्स को कहीं ना कहीं जो घाटा होने वाला है उसको, उसकी भरपाई करेगा, ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट होगा, तो वहां पे नजर रखेगा। दूसरा एपीआई सेल्स, आप देखेंगे काफी सारी कंपनियां जो है वो एपीआई हो या फिर एक्यूट कारोबार हो, वहां पे काफी प्रेशर देखने मिल रहा था। इस क्वार्टर में कुछ कंपनियां हैं जहां पे एपीआई सेल्स में अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली। उसमें खासकर अगर आप देखें तो डीवीज में आप देखिएगा कि इस तरह से जो कंपनी की एपीआई सेल्स थी वहां पे अच्छी खासी रिकवरी जो है वो इस क्वार्टर में देखने मिली, तो ये एक अच्छी बात है। तीसरा सेगमेंट में पकड़ूं अगर तो है सीडीएमओ का सेगमेंट। आप देखिए इस पूरे साल और खासकर पिछले 2 क्वार्टर यानी Q4 और Q3 में अगर आप देखेंगे तो सीडीओ में सेल्स जो है वो काफी सारी कंपनियों की अच्छी रही है। इस बार भी आप देखिएगा सिंजीन हो, लॉरेंस लैब हो, इनकी सीडीओ में सेल्स काफी अच्छी रही है, और लोग ये मान के चल रहे कि जो इंक्वायरीज है वो लगातार बढ़ते जा रही है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में भी आपको सीडीएमओ सेल्स अच्छी देखने मिले। लेकिन एक दिक्कत की बात है कि अब आप हाई बेस पे आ चुके हैं सीडीएमओ में, तो आने वाले क्वार्टर या फिर FY26 इस हाई बेस पे कितना ग्रो करेंगे ये देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो 3 सेगमेंट्स में मैं तो इसे बांटूंगा 3 या 4। इंडिया ग्रोथ काफी अच्छी रही, यूएस अभी तो अच्छी रही है, लेकिन जेनरिक बिजनेस में वहां पे प्राइसिंग प्रेशर है, और आने वाले क्वार्टर्स में रेवलीमिड को कौन रिप्लेस करता है ये देखना होगा। एपीआई में थोड़ी बहुत रिकवरी है और सीडीएमओ सेल्स अच्छी रही है, लेकिन आने वाले साल में उसका बेस जो है वो हाई हो जाएगा, तो देखना होगा कि कैसे होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स अगर किसी के थे इस तिमाही तो डीवीज लैब के थे, जहां पे आपने नतीजों के बाद रिएक्शन भी देखा था। इसके अलावा सन फार्मा मिले जुले थे, डॉक्टर रेड्डीज मिला जुला था, सिप्ला मिला जुला था, लॉरेंस काफी अच्छा है यहाँ क्योंकि सीडीओ में सेल्स में बढ़ोतरी हुई, और लुपिन के भी नतीजे जो थे वो अच्छे ही रहे हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल देखा जाए अब कंपनीज इतनी सारी हैं, एक तरह से सोच पाना, एक तरह से इनको देख पाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन ये जरूर है कि फार्मा कंपनीज के लिए ये वाली जो तिमाही होगी ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मयूरी जी आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम अकेले अमेरिका की बात करें तो ऑलमोस्ट हमारा जो 31% एक्सपोर्ट अमेरिका में होता है, बाकी अगर देशों की बात करें तो शेयर थोड़ा सा कम है। अमेरिका के भी हम पर डिपेंडेंस है, ऑलमोस्ट 47-48% जो जेनरिक्स है वो हमसे इंपोर्ट कर रहे हैं। आप जरा बताइए कि नतीजे आपको कैसे लगे? कुछ तो दिग्गज नाम है, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला जैसी, बाकी कुछ मिड कैप वाली कंपनीज भी बहुत सारी हैं। ओवरऑल आपको कैसा लगा नतीजा ये सेक्टर ये, और कोई शेयर आपको इसमें से पसंद आ रहा है? ठीक ठाक नंबर्स थे, और जैसे वरुण ने कहा है जो सीडीएमओ कंपनीज है, कंपनीज लाइक दीवीज, बहुत अच्छे नतीजे इन्होंने पेश किए हैं। जो इनका केपेक्स प्रोग्राम है, जो एक्सपेक्टेशन है सीडीएमओ मार्केट इटसेल्फ, बायोलॉजिकल्स और बायोसिमिलर्स, आई थिंक ये 3 मार्केट्स हैं जहाँ पे एक सुपर ग्रोथ देखी जा सकती है अगले कुछ वर्षों में। और इसलिए आई थिंक जो कंपनीज ये सारे पाइपलाइंस में काम कर रही है विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग phase 2 phase 3 ट्रायल इन टर्म्स ऑफ अ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, आई थिंक ये कंपनीज के जो अगले आने वाले नतीजे हैं, जैसे ये मोनेटाइज कर पाएंगे और फाइनलाइजेशन स्टेज तक पहुंचते हैं, तो अच्छा खासा एक रुझान रह सकता है। ऑब्वियसली आई थिंक जो लार्ज नेम्स रहे हैं डीवीज, लॉरस, सीडीएमओ स्पेस में तो अच्छे ही हैं, बट कहीं ना कहीं आई थिंक नेम्स लाइक सन, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, लुपिन,
हैव क्रिएटेड दैट पाइपलाइन, और ये पाइपलाइन क्रिएट करने का कारण यही है कि जो रेवलेपिड है जिसपे ओवर डिपेंडेंस रही है, दैट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपायर अगले मार्च में। और इसलिए आई थिंक नए ड्रग्स सिस्टम में आना बहुत जरूरी है। ये नए ड्रग्स अच्छे मार्जिन के साथ आ सकते हैं वंस इंट्रोड्यूस्ड, और एक एक्सक्लूसिविटी मिलने के कारण कहीं ना कहीं आई थिंक जो ANDA और NDA लॉन्चेस हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। जो R&D एक्सपेंडिचर हुआ है ये आई थिंक अच्छा खासा हो चुका है, नाउ दैट शुड नॉर्मलाइज, जो मार्जिन को सहारा देगा। तो लार्ज कैप लीडरशिप स्टॉक ऑब्वियसली अच्छे हैं, बट स्ट्राइड्स फार्मा हमारे वॉच लिस्ट है नजर पे। हमें लगता है जो नतीजे आए थे काफी शानदार आए थे एट दिस जंक्चर। एट द सेम टाइम आई थिंक जो इन्होंने गाइडेंस दिया था FY25 के लिए, दे हैव एक्सीडेड गाइडेंस ऑन मोस्ट काउंट्स। और इसलिए हमें लगता है जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनके पास है 50 to 20 ANDAs ये लॉन्च कर सकते हैं अगले वर्ष के लिए। नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप, यहाँ पे जो इनका एक्सपोजर है और ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स और जो प्राइसिंग का एक एडवांटेज है, EBITDA मार्जिन आर वेरी वेरी हाई, 27-28% के बीच में मेंटेन करनी चाहिए। बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है और रिटर्न रेशियो स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है, हमें लगता है कि आई थिंक गिविंग असाइड द लार्ज लीडरशिप स्टॉक्स, मिड कैप से आई थिंक स्ट्राइड्स फार्मा जैसे स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और फ्यूचर आउटलुक भी ठीक ठाक है। ठीक है, स्ट्राइड्स फार्मा पर आप फोकस करके चलिए। एक साल में 15% तक के रिटर्न्स के लिए यहाँ से आप इस पर दांव लगा सकते हैं। थोड़ी छोटी साइज की कंपनी ज़रूर है, लेकिन इसमें दम है। ये फार्मा में आपके लिए पिक हो गई मयूरेश जी की तरफ से। मयूरेश जी, अब ये कहा हमेशा जाता है कि नहीं, बायोसिमिलर पर जो कंपनी फोकस करेगी उसका भविष्य आगे ठीक रहेगा। बायोकॉन को तो काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट है उस स्पेस पर, लेकिन हम शेयर प्राइस में उसका रिफ्लेक्शन कुछ खास देखते नहीं है। शेयर चला फिर से ठंडा हो गया। एक व्यू आप देंगे बायोकॉन को शेयर को लेकर? नहीं, इसमें अभिषेक जी आई थिंक दो चीजें होती हैं। एक आई थिंक ऑब्वियसली आई थिंक जो पाइपलाइन बना रहे हैं बायोसिमिलर्स को लेके, ये काफी उत्साहजनक है। एंड ऑब्वियसली आई थिंक जैसे ये मोनेटाइज करेंगे एज लॉन्चेस हैपन, एक अच्छा खासा मोनेटाइजेशन होगा बैलेंस शीट के ऊपर। हवेवर आई थिंक जो अर्निंग्स रहती हैं, बायोकॉन हो या सिंजीन हो, कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़े इनके अर्निंग्स लंपी रहते हैं। यानी कि जो कंसिस्टेंसी अर्निंग्स रहती है शायद रिपोर्ट नहीं होते। एक क्वार्टर बहुत अच्छा होता है बिकॉज दैट्स हाउ द बिजनेस मॉडल that functions for both these companies। और इसलिए आई थिंक जो एक लंपीनेस ऑफ अर्निंग्स रिपोर्टिंग है, इसके वजह से मुझे लगता है थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क के सर्कमस्पेक्ट हो जाता है कि क्या कभी ये कंपनीज एक कंसिस्टेंट नंबर्स रिपोर्ट कर पाएंगी जो बाकी लीडरशिप स्टॉक्स दिखा सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है एक थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहता है ये स्टॉक्स का एज फार एज द मार्केट सेगमेंट्स। ठीक है, चलिए, फार्मा को लेकर रणनीति हो गई और जो की इश्यूज थे वो भी हमने समझने की कोशिश की। अब एक और सेगमेंट पर आते हैं, अब जिसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो धीरे धीरे स्केल के साइज पर काफ़ी बड़ी हो गई हैं। चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, चाहे वो श्रीराम फाइनेंस हो, बहुत सारी कंपनीज हैं। NBFCs यानी कि वो कंपनी जो कंज्यूमर फाइनेंस के क्षेत्र में काम कर रही हैं, जो व्हीकल फाइनेंसिंग का काम कर रही हैं, जो माइक्रो फाइनेंस का काम कर रही हैं। हालांकि माइक्रो फाइनेंस वाला थोड़ा पेन पॉइंट रहा है, रिकवरी वगैरह को लेकर थोड़ी चिंता रहती है उस पोर्टफोलियो को लेकर। लेकिन नतीजे कैसे आए हैं जरा ये समझते हैं। हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ हैं इस पर जानकारी देने के लिए। गौरव, बताइए NBFCs में क्या ट्रेंड रहा और किस तरह के नंबर्स आए हैं? जी हाँ, अगर हम बात करें एनबीएफसी के ओवरऑल आउटलुक की, तो कहीं पे मिक्स्ड नतीजे हमें Q4 में देखने को मिले। और उसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे जो स्ट्रेस है MFI सेगमेंट से वो वैसे ही बढ़ते हुए हमें देखने को मिला था। अगर हम MFI कंपनीज़ की बात करें तो वहाँ पे स्ट्रेस के ऊपर कमेंट्री जो थी वो भी कहीं पे ऐसे दर्शाती है कि Q4 में ये जो स्ट्रेस है वो अचानक से जाके Q1 में कम नहीं होने वाला है। Q1 में भी हमें कुछ स्ट्रेस जो है वो देखने को ही मिलेगा और Q2 के बाद कहीं पे जो MFI का स्ट्रेस है वो कम होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। स्पेसिफिकली अगर हम कंपनीज़ की बात करें तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस जैसे कंपनीज़ में कहीं पे हमें लॉसेस भी देखने को मिले इस क्वार्टर में। जबकि अगर हम बात करें कुछ ऐसे कंपनी श्रीराम फाइनेंस जैसे हो गई, वहाँ पे प्रोविजनिंग भी ज़्यादा बढ़ते हुए हमें देखने को मिली। श्रीराम फाइनेंस की बात के ऊपर से अगर हम बात करें टू व्हीलर सेगमेंट की, तो वहाँ पे भी थोड़ा जो स्लो डाउन है वो देखने को मिला, क्योंकि कहीं पे जो टू व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल है उसमें एक पेन पॉइंट देखने को मिला, जबकि यूज्ड व्हीकल सेगमेंट में एक अच्छी ग्रोथ जो है वो देखने को मिली। इसी के अलावा बात करते हैं कुछ ऐसे कंपनीज जो पावर फाइनेंसिंग में है, REC और PFC, दोनों में भी कहीं पे नतीजों में एक अच्छा मोमेंटम तो देखने को मिला, बट कहीं पे जो एडवांसेस और डिपॉजिट एडवांसेस के लिए जो आउटलुक है वो कहीं पे स्लो डाउन होते हुए हमें देखने को मिला। REC की तरफ से जो लोन बुक ग्रोथ का गाइडेंस है वो कम करके 11 to 13% पे ही किया है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली कुछ कंपनीज की, तो मुथूट फाइनेंस से कुछ अच्छे नतीजे हमें देखने को मिले। और अगर हम कमेंट्री की बात करें तो वहाँ पे हमने देखा कि उनके तरफ से भी एक कमेंट्री आते हुए देखने को मिली कि MFI में स्ट्रेस है जो कि Q2 के बाद
ईज ऑफ होगा। जबकि अगर हम बात करें मुथूट माइक्रो फाइनेंस, जहाँ पे हमने देखा कि कंपनी ने लॉसेस रिपोर्ट किए थे, उनके कमेंट्री की बात करें तो उनका मानना यह है कि Q1 के बाद उनके जो P&L है वहाँ पे फिर से प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगी। Q2 के बाद जो MFI का स्ट्रेस है वो घटते हुए देखने को मिलेगा और Q3 और Q4 में एक अच्छे फॉर्म में ये जो कंपनी है फिर से देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ अगर हम एक रैप करना चाहे तो श्रीराम फाइनेंस और कुछ ऐसे कंपनीज की बात करें तो वहाँ पे मिक्स नतीजे देखने को मिले। बजाज फाइनेंस, M&M फाइनेंस में कहीं पे वीक नतीजे हमें देखने को मिले। इसी के साथ साथ LIC हाउसिंग फाइनेंस और L&T फाइनेंस में भी हमें एक वीक नतीजे देखने को मिले। और आखिर में बात करते हैं मुथूट फाइनेंस, जहाँ पे एक अच्छे नतीजे, अगर हम बात करें ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस की तो उसके मुताबिक अच्छे नतीजे जो है वो देखने को मिले थे। तो ओवरऑल NBFCs की बात करें तो मिक्स नतीजे, बट आगे जाके आउटलुक जो है वो Q2 के बाद सुधरते हुए हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया। तो मिले जुले नतीजे आए NBFCs के। मयूरेश जी, मतलब भले ही सेगमेंट एक है लेकिन कंपनीज जो इसमें हैं अब वो अलग अलग सेक्टर को कैटर करती हैं। कोई व्हीकल फाइनेंसिंग में है, कंज्यूमर फाइनेंस में है, कोई हाउसिंग फाइनेंस में है, कोई अब थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक राय बना पाना। आप जरा बताएंगे कि आपने कैसे देखा NBFCs के नंबर्स को, और कोई स्टैंड आउट कंपनी, क्या वो लार्ज कैप है या फिर मिड कैप में कोई कंपनी आपको पसंद आ रही है? तो अभिषेक जी, विद इन एनबीएफसीज जो माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स थे, ये ऑब्वियसली एक पीरियोडिसिटी ऑफ पेन से गुजर रहे थे और शायद पेन थोड़ा एक या दो तिमाही तक बरकरार रह सकता है। सिमिलरली आई थिंक जो एक एक्सक्लूसिव क्रेडिट फाइनेंसिंग कर रहे थे एसएमईज को, वो भी एक पेन से गुजर रहे थे फॉर वेरियस फैक्टर्स। ऑब्वियसली जो क्रेडिट अंडरराइटिंग थी, एसेट क्वालिटी प्रेशर्स थे, लिक्विडिटी कंसर्न्स थे, एलिवेटेड इंटरेस्ट कॉस्ट थे। और इसलिए आई थिंक ये जो सेगमेंट्स में एक एक्सक्लूसिव लेंडिंग अगर कोई एनबीएफसीज कर रही है तो वहां पे थोड़ी और दिक्कत रह सकती है। हवेवर आई थिंक जो हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसीज हैं, यहाँ पर हम अभी भी देख रहे हैं कि जो एक ट्रेंड है स्पेसिफिकली अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके, मिड प्रीमियम हाउसिंग को लेके, ये ट्रेंड अभी भी बरकरार है। ऑब्वियसली आई थिंक रियल एस्टेट साइकिल इज इन इट्स फिफ्थ ईयर, तो कहीं ना कहीं आई थिंक इंटरेस्ट रेट कट का जो एक सिलसिला हो सकता है सेकंड हाफ में, ये सहारा दे सकता है बेटर नेम्स में, नेम्स लाइक पीएनबी हाउसिंग एज एग्जांपल, कैन फिन होम्स एज एन एग्जांपल, एलआईसी हाउसिंग एज एन एग्जांपल, जिसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग काफी डिवर्सिफाइड है और एक्सपेक्टेशन है कि जो इनकी कैपिटल एडिक्वेसी है ये भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली ये जो सेगमेंट्स को केटर करते हैं, स्पेसिफिकली पीएनबी और कैन, लार्ज पार्ट ऑफ दैट इज रिटेल ओरिएंटेड, जहां पे एसेट क्वालिटी का डर भी कम रहता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये तो स्टॉक्स विद इन हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग और कैनफिन शायद एक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं विद दिस सिनेरियो एट प्ले। जो डिवर्सिफाइड एनबीएफसीज हैं और लार्ज एनबीएफसीज है, उसमें श्रीराम फाइनेंस इन माय ओपिनियन ठीक ठाक कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। नंबर्स थोड़े मिले जुले रहते श्रीराम फाइनेंस के, बट जो एक्सपोजर है स्पेसिफिकली पर्सनल फाइनेंस हो, अनसिक्योर्ड क्रेडिट हो, क्रेडिट कार्ड्स हो, ये मिनिमल है कंपेयर टू द लार्ज नेम्स। लगभग 4 या 4.5% है इंक्लूडिंग गोल्ड फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस। कैपिटल एडिक्वेसी काफी स्ट्रॉन्ग है, टियर 1 रेशियो बैलेंस शीट ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। और कहीं ना कहीं आई थिंक इन अ सिनेरियो वेयर बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू पिक अप ऑन ऑल काउंट्स, गवर्नमेंट केपेक्स की वजह से, कंजम्पशन ड्राइव अप की वजह से, आई थिंक ये वेल प्लेस्ड है इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग अर्निंग्स ग्रोथ और आरओईज। फ्रॉम अ बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव एसेट क्वालिटी स्टेबल है, प्रोविजनिंग ठीक ठाक है, और हम उम्मीद यही लगाए बैठे हैं कि आई थिंक जो अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स हैं, they should deliver a decent set of numbers going forward as well. तो लार्ज नेम्स में श्रीराम फाइनेंस शायद अच्छा होता है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। एक साल में 15% की आप इसमें ग्रोथ देख सकते हैं शेयर के भाव में, और निश्चित तौर पर ये दिग्गज कंपनी है, वेल डाइवर्सिफाइड है, बढ़िया पेरेंटेज है श्रीराम फाइनेंस की। और इसको लेकर हम देखते हैं कि ब्रोकरेजेस का भी जो टोन रहता है वो काफ़ी बढ़िया रहता है। वैसे भी फरवरी के अगर आप भाव से देखेंगे तो बहुत ही शानदार रिकवरी श्रीराम फाइनेंस के शेयर ने दिखाई थी। अब बढ़ेंगे अगले सेक्टर की तरफ, और वो सेक्टर होगा एफएमसीजी का, यानी कि कंजम्पशन का। बजट में हमने देखा था कि सरकार ने कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए टैक्स रिलीफ जैसे मेजर्स उठाए थे, और उम्मीद ये की जा रही थी कि उसके बाद अब ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, खास तौर पे डिस्क्रिशनरी स्पेंड वाला, यानी कि वो स्पेंड जो बहुत ज़रूरी नहीं होता है, आप शौकिया करते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से करते हैं। तो जरा समझते हैं कि नतीजे कैसे आए हैं। स्नेही, आपने स्टडी किया है काफ़ी अच्छे से इस सेक्टर को, और इसके नतीजों को बताइए क्या हाइलाइट्स हैं, नतीजों को आपने किस तरह से रीड किया, किस तरह के रहे नंबर्स ये?
जी हाँ, बिल्कुल। अगर एफएमसीजी, रिटेल, कंजम्पशन, क्यूएसआर, इन सारे क्षेत्र के क्वार्टर फोर अर्निंग्स के बारे में बात करें तो या तो नंबर्स हमारी उम्मीद से इनलाइन थे या बीट थे। टॉप परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, जिन कंपनियों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाया है क्वार्टर फोर में, ब्रिटानिया, टाइटन, ट्रेंट हमारी उम्मीद से और स्ट्रीट की उम्मीद से भी काफ़ी बेहतर नंबर्स थे। टाटा कंज्यूमर भी अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ जो है कंपनी का 6% पर आया है, रेवेन्यू भी 17% से ऊपर है, तो अच्छे सेट के नंबर्स से इनलाइन थे हमारी उम्मीद से। बट वॉल्यूम ग्रोथ टाटा कंज्यूमर और मैरिको का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, क्योंकि मैरिको का भी वॉल्यूम ग्रोथ 6% ऊपर है और उसका रेवेन्यू ग्रोथ भी लगभग 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है। तो काफ़ी अच्छे नंबर्स हमें यहाँ पर भी देखने को मिले हैं। अगर दूसरी तरफ हम वीक नंबर्स के बारे में बात करें तो डाबर का क्वार्टर फोर काफ़ी वीक था। रेवेन्यू सिर्फ आधे प्रतिशत से ऊपर था, मार्जिन में भी हमें थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है और कंपनी ने अपने वॉल्यूम्स के बारे में चर्चा की ही नहीं है। स्ट्रीट का ये मानना है कि वॉल्यूम के क्षेत्र पे थोड़ा सा डीग्रोथ रहेगा, इसके कारण कंपनी ने अपने वॉल्यूम्स को डिक्लेयर ही नहीं किया है इस क्वार्टर में। निफ्टी कंपनीज के बारे में बात करेंगे तो टाइटन और ट्रेंट बीट, नेस्ले, HUL, ITC, टाटा कंज्यूमर हमारी उम्मीद से इनलाइन और थोड़े से दबाव में नंबर से इटर्नल यानी कि जोमेटो के। ओवरऑल अगर हम समरी के बारे में बात करें तो अर्निंग्स या तो हमारी उम्मीद से बेटर या फिर इनलाइन थे। सिर्फ थोड़ा सा हल्का परफॉर्मेंस हमें डाबर में देखने को मिला है, हल्की सी गिरावट वहाँ पर वो भी सिर्फ कुछ फ्रंट्स पर। और रेवेन्यू सबके लिए बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, मार्जिन सबका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर घटा है। QSR स्पेस के बारे में बात करेंगे तो जुबिलेंट फूडवर्क्स की तरफ से भी बीट परफॉर्मेंस आया था, काफ़ी अच्छे अंक हमें देखने को मिले थे। और ग्रोथ अगर हम बात करें इस क्वार्टर में सभी कंपनीज की तो प्राइसिंग एक्शन के दम पर हुआ है, क्योंकि रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन जो सारी कंपनीज ने देखा था, मैदा, वीट, पाम ऑयल, गेहूं, इन सब के दम पर उसको कॉम्बैट करने के लिए, उसका सामना करने के लिए ये सारी कंपनीज ने काफ़ी प्राइस हाइक्स लिए हैं, तो इसके दम पर भी काफ़ी प्राइसिंग ग्रोथ हुआ है। तो ये था FMCG, रिटेल, कंजम्पशन, इन सब का क्वार्टर फोर राउंड अप। हमारी उम्मीद से या तो इनलाइन या उम्मीद से बेहतर थे इनके आंकड़े। ठीक है स्नेही, बहुत शुक्रिया सारे के सारे नतीजों को समराइज करने के लिए। शो में 2 से 3 मिनट का समय है। मयूरेश जी, थोड़ा गुजारिश करेंगे आपसे कि अगला आंसर थोड़ा संक्षेप में रखिएगा और ये बताइए कि कंजम्पशन में आपके पसंद क्या है? क्या रूरल फोकस्ड, ग्रामीण फोकस वाली जो कंपनीज हैं वहां पर आपको अच्छे मौके दिख रहे हैं? हम मैरिको होल्ड करते हैं ग्लोबल और डोमेस्टिक पोर्टफोलियोज में। हमें लगता है नंबर्स अच्छे थे, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी थी, रूरल और अर्बन रिकवरी दोनों अच्छी खासी होनी चाहिए अगले कुछ तिमाहियों तक और सेकंड हाफ में और भी ज्यादा। और इसलिए हमें लगता है जो प्राइसिंग पावर है, वॉल्यूम ग्रोथ है और जो ऑपरेटिंग लेवरेज है, अलॉन्ग विद इम्प्रूव कॉस्ट रिमेनिंग स्टेबल फॉर मोस्ट ऑफ द FMCG कंपनीज, इसकी वजह से आई थिंक अर्निंग्स जरूर ठीक ठाक हो सकती है। मैरिको इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू होल्डिंग एज अ कंप्लायंस डिस्क्लोजर। ठीक है, मैरिको पसंद है। 1 साल के लिए 15% के आप यहां भी रिटर्न मान के चल सकते हैं। बढ़िया डिसेंट रिटर्न आपको कमा के दे देगा। एक और खेमा है जिसको आप कंजम्पशन से थोड़ा सा जोड़ के देख सकते हैं और इसका जो Q4 होता है ना, वो बढ़िया जनरली रहता है। Q1 थोड़ा सा कमजोर रहता है क्योंकि बारिश वगैरह आ जाती है। हम बात कर रहे हैं सीमेंट की। सीमेंट के बारे में अशेषा जानकारी दे रही है कि नतीजे कैसे रहे हैं। अशेषा बताइए। सीमेंट सेक्टर की तीनों ही दिग्गज कंपनियों ने काफी अच्छे नतीजे पेश किए। चौथी तिमाही में अनुमान से काफी बेहतर रहे ACC और अंबुजा के नतीजे और वॉल्यूम ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहा। सॉलिड डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ अल्ट्राटेक, ACC और अंबुजा ने रिपोर्ट किया। इनफैक्ट 17% का सालाना आधार पर वॉल्यूम ग्रोथ अल्ट्राटेक ने रिपोर्ट किया और ACC और अंबुजा ने भी करीब 13 और 14% का वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया। इसके अलावा प्राइसिंग की बात करें तो याद रखें सीमेंट प्राइसेस अब बढ़ने लगे हैं। पहली तिमाही FY26 में सीमेंट प्राइसेस बढ़े हैं, जिसके चलते रियलाइजेशंस अगले कुछ क्वार्टर्स तक बढ़ते हुए नजर आएंगे। कंपनीज का फोकस कैपेसिटी एक्सपेंशन पर रहा है, कॉस्ट रिडक्शन, एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन पर रहा है। तो ये 3 की फोकस एरियाज रहे हैं कंपनियों के लिए, कॉस्ट रिडक्शन, कैपेसिटी एक्सपेंशन और मार्जिन एक्सपेंशन। ऑल इन ऑल सभी कंपनियों के नतीजे काफ़ी अच्छे थे। वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, रियलाइजेशन अपटिक दिखेगा अगले कुछ क्वार्टर्स में और कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स भी पूरे सेक्टर के लिए काफ़ी इंटैक्ट दिखे हैं। ठीक है शीशा, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये काफी लंबे समय से सीमेंट कंपनीज के लिए प्रॉब्लम रही है। कॉस्ट वाला प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा। मार्जिन आप किस तरह से मेंटेन करेगा, यही चैलेंज रहेगा। तो कंपनी फिर वही आगे बढ़ती है, वही जीतती है जिसके पास वॉल्यूम हो। मयूरेश जी, क्या दिग्गज के साथ जाना सही रहेगा जिसके पास बिजनेस बड़ा हो, स्केल बड़ा हो? एब्सोल्युटली, मुझे लगता है
आई थिंक लीडरशिप स्टॉक जिनके पास स्केल है उनके साथ ही जाना चाहिए सेक्टर के लिए, क्योंकि कमोडिटाइज सेक्टर है देयर एंड ऑफ द डे, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो लीडरशिप स्टॉक्स है वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अल्ट्राटेक आई थिंक हैज गॉट द कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं कैलिब्रेटेड फैशन में, बोथ थ्रू ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड रूट्स। जो इनपुट कॉस्ट है वहां पे स्टेबिलिटी दिख रही है, क्रूड प्राइसेस की वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट में एक स्टेबिलिटी देखी जा सकती है, जो वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट्स है उसके वजह से फ्यूल कॉस्ट में एक स्टेबिलिटी देखी जा सकती है। कंसोलिडेशन हो रही है इंडस्ट्री में, शायद थोड़ी प्राइसिंग इनके साथ रहे बिकॉज ऑफ कंसोलिडेशन, और वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक रहने चाहिए बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पुश थ्रू। तो हमें लगता है आई थिंक लीडरशिप स्टॉक्स पे ऐसे सेक्टर्स में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अल्ट्राटेक इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू होल्डिंग इन आवर ग्लोबल पोर्टफोलियोज। ठीक है, निर्विवाद रूप से लीडर है अल्ट्राटेक। अगर आप इसके नीचे के जो 2-3 कंपनीज है मार्केट कैप में, अगर आप अंबुजा को, एसीसी को जोड़ भी दीजिए तो जो साइज है अल्ट्राटेक का उसके बराबर वो नहीं पहुंच पाती है, और इसके पास प्लस पॉइंट ढेर सारे हैं और इसके लिए मयूरेश जी ने इसको अपनी लिस्ट में जगह दी है। चलिए, इसके साथ ही ये शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 का जो हमारा शो रहा वो पसंद आया होगा। कई बार बहुत टफ होता है कि इतने सेक्टर की इतनी सारी नतीजों को समराइज कर पाना आधे घंटे के शो में दिक्कत होती है, लेकिन हमने कोशिश की अपने सहयोगियों को जोड़कर, और मयूरेश जी ने इसमें हमारी मदद की स्टॉक्स को छांटने में और आपको बेहतरीन निवेश के लिए शेयर को बताने में। मयूरेश जी, बहुत शुक्रिया आज आपका फिर से समय देने के लिए, और तमाम सेक्टर को लेकर अपने इंसाइट्स, अपनी जो ज्ञान है वो हमसे बांटने के लिए और शेयर बताने के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन हम अपनी सहयोगियों को, स्नेहा को, आशीषा को, वरुण को और गौरव को भी थैंक यू कहेंगे कि इतनी अच्छी रिसर्च की और हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन भी किया। थैंक यू सो मच। चलिए, इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए टी9 स्वदेश के साथ।